मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ईयर लॉन्ग ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव सीनियर जूलॉजी फैकल्टी आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म में समराइज करेंगे और ये चैप्टर को यहाँ पर हम खत्म करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आपके बनते होंगे तो आप पूछ भी रहे हैं और पूछते रहें। जितने भी कंटेंट अभी तक हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड आज लगभग मैं 15 to 20 क्वेरीज करवाऊंगा और 15 से 20 क्वेश्चन सभी कंटेंट को सम्मिलित करेंगे, चाहे वो इसका इंट्रोडक्शन हो, चाहे संवातन की क्रियाविधि हो, चाहे गैसों का परिवहन हो, चाहे वो गैसों का विनिमय हो, चाहे रेस्पिरेशन का नियमन हो, चाहे वो विकार संबंधित हो। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बनेंगे उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं आज। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर नंबर 15 हिंदी मीडियम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम पढ़ रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखें। क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर मैन। ह्यूमन बीइंग के लिए नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बताना। फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। फोर्सफुली, जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे एक्टिव प्रोसेस होगी, ऑब्वियसली हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, तो ये तो क्या है, ट्रू है। मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ये भी ट्रू है। मैंने आपको बताया था मैमल्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है बेटा कि लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव का मतलब कंपैरेटिवली बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर तो इजी वे से एयर अंदर आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन एक्सक्रीट्स CO2 एंड H2, ये भी ट्रू है। जब भी हम ब्रीदिंग आउट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस क्या बना, CO2, हार्मफुल क्या बना, CO, उसको हम बाहर निकालेंगे। CO2 बाहर आएगी तो ऑब्वियसली वेपर फॉर्म में वाटर भी बाहर आएगी। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देखो क्वेश्चन मैं इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, आपको एक आइडिया मिले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। हिंदी में नहीं पढ़ा जा रहा तो इंग्लिश में पढ़े। तो देखें, थर्ड ऑप्शन नॉट ट्रू, पता होना चाहिए क्यों, और करेक्ट आंसर यही है। IICM और AM आर द मसल ऑफ फोर्सफुली इंस्पिरेशन, इसकी वजह से गलत हो गया। ये फोर्सफुली इंस्पिरेशन नहीं, एक्सपिरेशन की मसल है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एडम्स एप्पल इज सिरिंक्स, सेकंड लैरिंक्स, थर्ड एपिग्लोटिस एंड फोर्थ थायराइड कार्टिलेज। देखिए, एडम्स एप्पल क्या है, ह्यूमन मेल के केस में ये जो पार्ट है जो बाहर निकला होता है इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। सिरिंक्स नहीं, लैरिंक्स नहीं, लैरिंक्स का एक पार्ट है, एपिग्लोटिस नहीं, कौन सा पार्ट है, थायराइड, जो एडम्स एप्पल में मॉडिफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ring like cartilage in voice box of human is। मानव में रिंग लाइक कार्टिलेज कौन सी, फर्स्ट,
सेंटोरिनी कार्टिलेज, सेकंड थायराइड, थर्ड एरिटिनोइड, फोर्थ वन इज क्रिकोइड। याद करो, थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था हमने। सेंटोरिनी डॉट लाइक है तो रिंग लाइक नहीं है, थायराइड इनकम्प्लीट है, रिंग बनाएगी नहीं, एरिटिनोइड पिरामिड शेप में है, करेक्ट आंसर इज क्रिकोइड। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आपको धीरे धीरे आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू बोहर्स इफेक्ट? पहला है हैमबर्गर फिनोमिना, हैरिंग ब्रूअर्स रेफ्लेक्स, हेल्डेन इफेक्ट, नन ऑफ दीज। देखो, बोहर्स इफेक्ट का अपोजिट क्या है? बोहर्स इफेक्ट क्या होता है पहले ये समझे। टिश्यू के अंदर अप्लाई होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म में है तो इस ऑक्सीजन को टिश्यू को डिलीवर करके आ जाए। तो इसका अपोजिट कहां पर अप्लाई होता है? एल्यूलाई के अंदर। तो वहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन एसोसिएट होगा, HbO2 फॉर्मेशन करेगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं हेल्डेन, और यहां से ऑक्सीजन रिमूव होती है, इसको बोलते हैं बोहर्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हेल्डेन इफेक्ट। हैमबर्गर किसको बोलते हैं? याद होगा, मैंने बताया था, क्लोराइड शिफ्ट को बोलते हैं। हैरिंग ब्यूरर क्या होता है? कोई भी एल्यूलाई फटने से बचाने के लिए, एक्सेस इनहेलेशन से बचाने के लिए, तो उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो उसे फटने से बचा लेंगे, तब हैरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स अप्लाई होगा। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बोहर इफेक्ट का अपोजिट है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, which of the following true regarding RBC of human? ह्यूमन की आरबीसी के बारे में कौन सा सही कथन है? 4 कथन दे रखे हैं यहां पर। डू नॉट कैरी CO2, कैरी बोथ CO2 and ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट 80% ऑक्सीजन एंड 80% के ह्यूमन आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, कर सकती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म। गलत। क्या 99.5% O2 करती है? नहीं, 97। क्या 80% कार्बन डाइऑक्साइड करेगी? गलत। कैरी बोथ CO2 एंड, जिसमें O2 का ट्रांसपोर्ट होता है 97% हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और CO2 का। करेक्ट आंसर इज सेकंड। तो
तो बेटा अभी तक मैं आपसे 5 क्वेश्चन कर चुका हूँ, शायद आपका थ्योरी पार्ट क्लियर होगा, तो कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, the amount of oxygen transported to tissue by 1 liter, ध्यान रहे यहाँ 100 ml नहीं पूछा है, 1 लीटर पूछा, of blood under stainless condition, under stainless फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन देखो क्या क्या बनाए, 5 ml, 15 ml, 50 ml, 150। देखो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती तो आपको पता है 100 ml कितनी दे के आ रहा था, 5 ml। और यदि हम ये कहें अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो ये 1 लीटर कितना दे के आएगा, 50 ml। लेकिन उसने कहा स्टेनस कंडीशन है, तो आपको पता है 100 ml स्टेनस है, हार्ड कंडीशन में कितना अप टू 75% तक दे के आता, 15 ml। तो 1000 ml कितना दे के आएगा, 150। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। When two of the following changes usually tend to occur, ये पूछा है, when plane dwellers move to high altitude 3500 मीटर और मोर। क्वेश्चन पूछा गया है जब कोई सिंपल धरातल पर रहने वाले लोग हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते तो उसमें किस तरीके के चेंजेस हैं। पहला देखिए, ए बी सी ऑप्शन ऐसे बना रखे हैं, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, ए एंड डी में है इंक्रीज थ्रोम्बोसाइट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, increase RBCs number and increase RBC size। क्या थ्रोम्बोसाइट में चेंज आएगा, गलत। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगी, सही। आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा, सही। आरबीसी का साइज, करेक्ट आंसर इज
बी है। क्लियर? एक बार तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया वो समझे। उसने कहा कि कोई भी प्लेन ड्वेलर्स है, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा लो, क्वेश्चन नंबर 8। इन प्लेन ड्वेलर्स में आरबीसी का नंबर 5 मिलियन पर mm³ है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड इनके अंदर आरबीसी का नंबर 8 मिलियन पर mm³ वाई। ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन देखो क्या क्या बनाए गए, वो ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। ये बनाएगा पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड। कहा कि जो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं उनके पास में मोर न्यूट्रिटिव फूड मिलता है, इसलिए आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ता है। नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी आयोडीन की कमी होती है। गलत। मोर यूवी रेडिएशन, आरबीसी को इंक्रीज कर देगा। नहीं, यूवी रेडिएशन आरबीसी को इंक्रीज नहीं करता है, थायमिन के डाइमर बना देता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज जनरेट कर देता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन फ्री एयर। पॉल्यूशन फ्री एयर होगी तो आरबीसी का प्रोडक्शन का इंक्रीज होने से कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक O2 इज लो, तो सरवाइव करने के लिए O2 को क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए मोर नंबर ऑफ आरबीसी। हाँ बिल्कुल सही है, वहां पर एटमॉस्फेरिक O2 कम है तो सरवाइव करने के लिए O2 कंज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following reflects involved to prevent excessive inflation of the lungs? देखिए बेटा क्या है, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन, अत्यधिक लंग्स की एल्यूलाई को फूलने से बचा लेगा। कंडीशनल रेफ्लेक्स, विड्रॉवल रेफ्लेक्स, स्ट्रेच रेफ्लेक्स, हैरिंग ब्रूअर्स। आपको पता है विड्रॉवल और कंडीशन जो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे ये इससे रिलेटेड नहीं है। स्ट्रेच रिसेप्ट, हैरिंग ब्रूअर रेफ्लेक्स एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10।
the CO2 contained in atmospheric air is फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन में दे रखे हैं 3.34%, 4%, 0.0314% एंड 0.34। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ध्यान दें। पार्शियल प्रेशर CO2 ये तो है 0.3 mmHg। पार्शियल प्रेशर O2 एटमॉस्फेयर में ये है 159 mm। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नहीं पूछा है, पार्शियल प्रेशर CO2 भी नहीं पूछा है। क्या पूछा है? कंटेंट पूछा है। कंटेंट O2 लगभग 21%, कंटेंट CO2 लगभग 0.03%। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 11। number of alveoli in human lungs। ह्यूमन लंग्स की बात कर रहा है तो दोनों की बात कर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक में दे रखा है 100 मिलियन, एक में दे रखा है 150 मिलियन, एक में दे रखा है 300 बिलियन, एक में दे रखा है 300। मैंने आपको बताया था ये जो मिलियन है इसका मतलब वो 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9 और इसका मतलब 10 टू पावर। तो करेक्ट आंसर 300 मिलियन था, ना कि बिलियन। क्वेश्चन नंबर 12। less oxygen due to high level of carbon dioxide। less oxygen due to high level of carbon dioxide is called देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एस्फाइक्सिया, तीसरा दे रखा है एपनोइया, चौथा दे रखा है, सभी का मतलब पता होगा तभी तो करेंगे हम क्वेश्चन। डिस्पनोइया इसका मतलब होता है पेनफुल ब्रीदिंग। एपनोइया ब्रीदिंग स्टॉप। एस्फाइक्सिया CO2 लेवल मोर, O2 लेवल लेस। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करना। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is not pollution related disorder? Pollution related disorder।
देखिए क्या क्या, सिलिकोसिस, फ्लोरोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, लेप्रोसी। आपको पता है ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेप्रोसी जो है ये कोड को बोलते हैं और ये पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, इसके लिए बायोलॉजिकल एजेंट काम करता है। करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? हिकअप, हिचकी जिसे बोलते, बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, हिकअप को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता? एक ऑप्शन दे रखा है इसका, अपच का संकेत, इसका मतलब साइन ऑफ इनडाइजेशन। जब हम खाना खाते टाइम अचानक से हिचकी आती है, खाना तो अंदर गया ही नहीं, हिचकी शुरू हो गई है, तो इनडाइजेशन का संकेत थोड़ी ना है, गलत। दूसरा ऑप्शन है वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो कोमल तालू है हमारे ओरल कैविटी के ऊपर, उसके वाइब्रेशन को बोल रहे हैं, ये भी गलत है। फोर्सफुल एक्सप्रेशन, नहीं ये भी गलत है। हिचकी हमेशा इंस्पायर करने से आएगी, ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन, मीन्स झटके के साथ अपूर्ण अंत श्वसन को ही क्या बोलते हैं? हिचकी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा क्या है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इनकरेक्ट बताना आप। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है सॉरी, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग after normal expiration, after normal expiration is termed as residual volume only. नेक्स्ट है when pneumotaxic center transmit
strong signals then inspiration times become shorter. Oxygen dissociation curve of hemoglobin fetal is on left side to hemoglobin mother. Herring Brewer's reflex prevents expansion, prevents the over expansion of lungs. देखिए बेटा ध्यान से समझिए इसको. अमाउंट ऑफ एयर लंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. क्या कर रहा है वो? नॉर्मल एक्सपिरेशन की. तो उसके लंग्स में क्या रह जाएगा वो देखें. लंग्स में बचा रह जाएगा ERV प्लस RV. ये कह रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम ओनली, यही थोड़ी रह जाएगा, ये दोनों रह जाएगा. और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? FRC के. स्टेटमेंट यही गलत होगा. न्यूमोटैक्सिक सेंटर टाइम को शॉर्टर कर देता है इंस्पिरेशन टाइम को, सही है. डिसोसिएशन कर्व जो सिग्मोइड कर्व आता है इस तरीके से, तो आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में ये जो है ये हीमोग्लोबिन फीटल का है और ये हीमोग्लोबिन एडल्ट या मदर का. हेरिंग ब्यूरर लंग्स के ओवर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करता है, सही है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फोर्थ. अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन क्या बता रहा है आप. पहली चीज मैकेनिज्म ओवर एक्सपेंशन नहीं हो जाए. दूसरी चीज ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन जो कर्वेचर है उनके बारे में, लेफ्ट या राइट शिफ्ट के बारे में बता रहा है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसका मतलब ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के रेगुलेशन को बता रहा है और ये डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटीज को बता रहा है. तो चार अलग अलग टॉपिक से एक क्वेश्चन बना लिया और पूछ लिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते. नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16. मैंने आपको बताया 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 15 वी हैव कवर्ड. क्वेश्चन नंबर 16. Blood analysis of a patient. Blood किसी पेशेंट का रक्त का विश्लेषण किया गया जो रिवील्स एन unusually high quantity of carboxyhemoglobin thus patient has been inhaling polluted air
containing high content of, देखिए बेटा इसको समझे क्या है, किसी का कोई भी एक पेशेंट है, उसका ब्लड एनालिसिस किया गया और क्या मिला उसमें, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसके अंदर पॉल्यूटेड एयर जा रही है, तो उस पॉल्यूटेड एयर के अंदर हाई कंटेंट बताना। ऑप्शन दे रखे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको पता है किसी भी पेशेंट का रक्त का विश्लेषण किया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, तो जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन से CO बाइंड करेगा, तब ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑब्वियसली किसकी अमाउंट बड़ी होगी, करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, minute volume respiration in a person is first, second, third and fourth। फोर्थ ऑप्शन है वाइटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइडल वॉल्यूम। थर्ड ऑप्शन है वाइटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ब्रीथिंग रेट, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इंटू ब्रीथिंग रेट, टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रीथिंग रेट। मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन। अब आपसे मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन पूछा है, ये किसे डिनोट कर रहा है, एक मिनट में कितना वॉल्यूम जाए। तो एक मिनट में क्या जाएगा, टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रीथिंग रेट, ये 500 इंटू 12 to 16, तो कितना आएगा, लगभग 6000 to 8000 ml। ये तो हमारे पास आया पर मिनट टाइडल वॉल्यूम। अब एल्यूलर वेंटिलेशन मींस एल्यूलाई के पास कितना गया, तो टाइडल वॉल्यूम उसमें से डेड स्पेस को माइनस कर दें, तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। डेड स्पेस कितना होता है, 150 ml, जो हमारे गले में रह गया। तो हमारे लंग्स के पास कितना पहुंचा, 350 ml इंटू 12 to 16, और ये वैल्यू नियर अबाउट इतनी आएगी पर मिनट। तो बेटा आपसे ये पूछा गया है कि एक मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है, टाइडल वॉल्यूम, तो आंसर आएगा ये। और आपसे ये पूछा गया है कि एल्यूलर मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन, कितना एल्यूलर वेंटिलेशन मीन गैसेस एक्सचेंज कितना करेगा, तो जो हमारे गले में यहां पर रह गया था वो तो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया, एल्यूलाई में गया, उसी ने पार्टिसिपेट किया, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following volume or capacity which of the following volume and capacity
cannot measure directly by spirometer. Residual volume, functional residual capacity, total lung capacity, all of these. इसको समझो, डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता, तो माउथ के यहाँ पर लगेगा स्पायरोमीटर, तो जो लंग्स के अंदर परमानेंटली पड़ा रहेगा उसको मेजर नहीं करेगा। आरवी 1100 से जो लंग्स में परमानेंट रहता है इसको मेजर नहीं करेगा। एफआरसी क्या है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दिया और कैपेसिटी। एफआरसी में क्या है, आरवी प्लस ई आरवी, ये दोनों इंक्लूड। यहां पर भी आरवी आ गया, इसको भी कैपेसिटी को मेजर नहीं करेंगे डायरेक्ट। टीएलसी क्या है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, यहां पर भी आ गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज किसी को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following incorrect? इनकरेक्ट बताना आपको। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। क्या ऑन एन एवरेज a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The contraction of EICM lifts up and causing volume decrease of thoracic chamber। सेकेंड ऑप्शन है इंस्पिरेशन is initiated by contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber। movement of air into and out of the lungs is carried out
बाय प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान से समझे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट, कोई भी एयर इन हो रही है या आउट हो रही है, इसका मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लंग्स में कैसे है, प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा होगा। करेक्ट स्टेटमेंट। इंस्पिरेशन, ईआईसीएम और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। सही है। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। सही है, ये गलत है। ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होने से वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, इसलिए स्टेटमेंट क्लियर है बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो 20 हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के क्वेरीज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रकार के। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाए, अलग अलग भी करवाए, और आज समराइज फॉर्म में भी अलग अलग क्वेश्चन करवाए। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। In man and other mammals, air passage from outside into the lungs from outside into the lungs through चार ऑप्शन दे रखे अलग अलग। पहले ऑप्शन में है नेजल कैविटी, कोमा लैरिंग्स, कोमा सॉरी फेरिंग्स, कोमा ट्रेकिया, कोमा ब्रोंकाई, एल्यूलाई। नेक्स्ट ऑप्शन में है नेजल कैविटी, then larynx, pharynx, 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 trachea, bronchiole alveoli, larynx, trachea, bronchiole, bronchi, लास्ट ऑप्शन में है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी देखें। इन मैन इन अदर मैमल्स, ह्यूमन बीइंग और
स्तनधारियों की बात कर रहा है। एयर पैसेज, एयर का पाथवे बताना है आउटसाइड इनटू द लंग्स, लंग्स में कैसे जाए। तो आप देखो नेजल कैविटी से लैरिंग्स नहीं, पहले फेरिंग्स में आनी चाहिए, तो ये वाला पार्ट इससे पहले आता, गलत हो गया। नेजल कैविटी ये भी गलत हो गया। नेजल कैविटी देन फेरिंग्स देन लैरिंग्स देन ट्रेकिया देन ब्रोंकियोल, ये वाला इससे पहले आता, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, लैरिंग्स में जाने से पहले नेजल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, तो इस एल्यूलाई तक आते आते ये पाथवे फॉलो होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखा बेटा आपने सभी प्रकार के, चाहे वो रेगुलेशन हो, चाहे वो डिसऑर्डर्स हो, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो, चाहे वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, चाहे डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो, इन सभी से रिलेटेड अभी तक जो मैं सभी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड क्वेरीज भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप सभी इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। क्वेश्चन को रिवाइज करने पर थ्योरी को भी याद कर सकते हैं और थ्योरीज को पढ़कर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। धीरे धीरे, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ही अभी क्लासेज हमारी स्टार्ट हुई थी और आज एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी भी नहीं आई कि हाँ टॉपिक डिफिकल्ट है, या कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है जो हमने छोड़ा हो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो जो मैंने टॉपिक करवाए, एक बार आप उन सब को शुरुआत से अभी तक रिवाइज करें। साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाते टाइम ये ध्यान रखें, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएं कि जिससे कि ज़्यादा कॉपी नहीं भरे तो दिमाग पर बर्डन भी ना पड़े। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का लास्ट लेक्चर था, 15 लेक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो नई क्लास में नई चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।